कि अरविंद सर इज़ द पर्सन हु मेड मैकेनिकल इंजीनियरिंग ईजी, जिन्होंने आसान बना दिया मैकेनिकल इंजीनियरिंग को। एंड आई डेफिनेटली चलिए, स्टीम टेबल आया ना आप लोग? आपसे जब भी क्लास में आएंगे स्टीम टेबल लेकर आएंगे। चलिए, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज। डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज। two properties x and y are said to be dependent properties if any change in x will necessarily cause change in y, otherwise properties are independent। चलिए बच्चों, अब आज हम लोग स्टीम टेबल को डिस्कस करेंगे, पर स्टीम टेबल डिस्कस करने से पहले दो चीजें मेरे को क्लियर होनी चाहिए, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी। कोई भी दो प्रॉपर्टी आप ले लो। चलो अभी अपन पहले बात करते हैं फॉर आइडियल गैस। आइडियल गैस का अपन कुछ एग्जांपल लेते हैं और वहां से समझने की कोशिश करते हैं। आइडियल गैस का एग्जांपल ले रहे हैं अपन। आइडियल गैस की मैं दो प्रॉपर्टी ले लेता हूं, प्रेशर और वॉल्यूम। कोई भी दो प्रॉपर्टी मैंने सेलेक्ट कर ली रैंडम, तो प्रेशर और वॉल्यूम मैंने ले लिया। अब मेरे को यह पता करना है कि प्रेशर और वॉल्यूम डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है या इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी। तो अगर एनी चेंज इन प्रेशर विल नेसेसरली कॉज द चेंज इन वॉल्यूम, मतलब अगर मैं प्रेशर को चेंज करूं तो वॉल्यूम का चेंज होना अनिवार्य हो, तो उस कंडीशन में प्रेशर और वॉल्यूम को हम क्या कहेंगे? डिपेंडेंट प्रॉपर्टी। कब कहेंगे डिपेंडेंट प्रॉपर्टी? एनी चेंज इन प्रेशर विल नेसेसरली कॉज, यानी कि प्रेशर किया, पी चेंज हुआ तो वी चेंज होना जरूरी है, तो प्रेशर और वॉल्यूम कहलाएगी डिपेंडेंट प्रॉपर्टी। तो अब बताओ, अभी आइडियल गैस के लिए प्रेशर और वॉल्यूम डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है या इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी? एनी चेंज इन प्रेशर विल नेसेसरली कॉज द चेंज इन वॉल्यूम। जितने इक्वेशंस आपके पास में है उसको देखो और बताओ, मेरे को जवाब दो। डिपेंडेंट कैसे निकाला बेटा? डिपेंडेंट मेरे को रिलेशन बताया, ऐसे समझ नहीं आता मेरे को। कौन सी रिलेशन से तो कंक्लूड कर रहा है? किस रिलेशन के हिसाब से तू बोल रहा है कि प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा या घटेगा बढ़ेगा, जो भी बता रहा है तू? हाँ, लगाओ उस रिलेशन को। PV इज इक्वल्स टू MRT, करेक्ट? एनी चेंज इन प्रेशर विल नेसेसरली कॉज द चेंज इन वॉल्यूम। जरूरी है क्या? क्या मैं V को कांस्टेंट नहीं रख सकता?
V को कांस्टेंट रख दिया तो मेरे को क्या मिल रहा है, P इज प्रोपोर्शनल टू T। ये एक क्लोज कंटेनर है, इसमें एयर भरी हुई है, राइट। अब मैं इसके टेम्परेचर को बढ़ा रहा हूं तो वॉल्यूम पे क्या असर पड़ रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। क्लियर हुआ। तो अगर मैं प्रेशर और वॉल्यूम की बात कर रहा हूं तो मैं वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए भी प्रेशर को चेंज कर सकता हूं, या प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए मैं वॉल्यूम को चेंज कर सकता हूं। तो आइडियल गैस की अगर हम बात करें तो प्रेशर और वॉल्यूम बिकम्स टू इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज। प्रेशर एंड वॉल्यूम बिकम्स टू इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज। चलिए जी, व्हाट अबाउट द वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। वॉल्यूम और टेम्परेचर सेम रिलेशन से मैं फाइंड आउट कर सकता हूं। वॉल्यूम को अगर मैं फिक्स कर दूं, वॉल्यूम को मैं कांस्टेंट रखते हुए भी मैं टेम्परेचर को चेंज कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए मैं टेम्परेचर चेंज कर सकता हूं, तो वॉल्यूम और टेम्परेचर हो गए इंडिपेंडेंट। टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर एंड प्रेशर अगेन इंडिपेंडेंट। इंटरनल एनर्जी एंड टेम्परेचर क्यों डिपेंडेंट, क्योंकि U इक्वल टू CV इंटू टी, करेक्ट है। CV is a constant, so any change in temperature will necessarily change the internal energy for ideal gas। जो भी एग्जांपल अपन देख रहे हैं वो आइडियल गैस का देख रहे हैं। बात समझ में आ रही है। जैसे ही आप टेम्परेचर चेंज करोगे वैसे ही इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। एंथैल्पी और टेम्परेचर, इंडिपेंडेंट की डिपेंडेंट, डिपेंडेंट होगा अगेन। H इक्वल टू Cp इंटू टी, Cp is a constant, so any change in temperature will necessarily cause the change in enthalpy। चलिए, एंथैल्पी और प्रेशर, इंडिपेंडेंट। एंथैल्पी टी पे डिपेंड कर रहा है और P इज नॉट डिपेंडेंट ऑन टी, राइट। चलिए, अब ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी का क्या सिग्निफिकेंस है उसको अपन पहले समझ लेते हैं। सिस्टम के स्टेट को हम किससे डिफाइन करते हैं, प्रॉपर्टी से। सिस्टम का स्टेट एक पॉइंट है। अभी पॉइंट को लोकेट करने के लिए मेरे को क्या चाहिए, मिनिमम उसके 2 कोऑर्डिनेट चाहिए, राइट। तो अगर मेरे को स्टेट डिफाइन करना है, मान लो आइडियल गैस का, तो उसका अगर मैं प्रेशर बोल दिया कि 5 बार है, तो स्टेट मिला क्या मेरे को। एक मेरे को प्रॉपर्टी इसकी और चाहिए, मेरे को इसका वॉल्यूम दे दिया सपोज 1 मीटर क्यूब या 1 मीटर क्यूब पर केजी, 1 मीटर क्यूब पर केजी। तो यहां से मैं लाइन ड्रॉ किया और ये पॉइंट मेरे को डिफाइन हो गया। यानी कि बच्चों, सिस्टम के स्टेट को डिफाइन करने के लिए मेरे पास में 2 इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अच्छा, अगर मैं मान लो तुमको टेम्परेचर दे देता हूं, सिर्फ मैं तुमको टेम्परेचर दे दिया कि 300 केल्विन है, क्या तुम स्टेट डिफाइन कर सकते हो। टेम्परेचर और तुमको मैं इंटरनल एनर्जी दे दिया, तुम स्टेट डिफाइन कर सकते हो, क्योंकि टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी बच्चों डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है। यानी कि इनकी जो लाइंस जाएंगी, कांस्टेंट लाइंस, वो पैरेलल लाइंस होंगी, वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, और इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो आप पॉइंट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। और वैसे भी देखो कि अगर मैं तुमको टेम्परेचर बता रहा हूं तो इंटरनल एनर्जी आप मेरे को दे के कोई एहसान नहीं कर रहे हो, तो मैं खुद कैलकुलेट कर लूंगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। टेम्परेचर अगर आपने मेरे को दिया है तो आप मेरे को 2 प्रॉपर्टी नहीं दे रहे हो, इंटरनल एनर्जी तो मैं खुद निकाल लूंगा। आपने मेरे को सिर्फ एक प्रॉपर्टी दी है। तो मुद्दे की बात यह है कि सिस्टम के स्टेट को डिफाइन करने के लिए मेरे को 2 इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ती है। सिस्टम के स्टेट को डिफाइन करने के लिए मेरे को 2 इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ती है। इज इट क्लियर। अब बच्चों, अगर 2 इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी मेरे को मिल गई तो मैं क्या कर लूंगा फिर। अब
स्टेट निकल जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, दो इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी मेरे को मालूम चल गई, यानी कि स्टेट मेरे को मालूम चल गया। इसका मतलब ऑल अदर प्रॉपर्टीज कैन बी डिटरमाइन, ऑल अदर प्रॉपर्टीज, बाकी सारी प्रॉपर्टीज मैं डिटरमाइन कर सकता हूं। देखो एग्जांपल देख लो, दो इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी मैं आपको दे दिया, से प्रेशर 5 बार एंड से टेम्परेचर इज 300 केल्विन। आइडियल गैस की बात कर रहे हैं अभी अपन, है ना, वी आर टॉकिंग अबाउट द आइडियल गैस। कैन यू फाइंड आउट द वॉल्यूम? निकाल सकते हैं वॉल्यूम, मतलब स्पेसिफिक वॉल्यूम आ जाएगा ना, PV इज इक्वल्स टू MRT, तो P V डिवाइडेड बाई M RT, V by M is the specific volume, so PV is equals to RT। अभी प्रेशर, हाँ सब्सटेंस मेरे को पता होना चाहिए, से सब्सटेंस इज एयर, करेक्ट है। तो मेरे को प्रेशर और टेम्परेचर दिया है, तो यहां से मैं वॉल्यूम निकाल लूंगा। इज दैट क्लियर? वॉल्यूम निकल गया। अभी टेम्परेचर मेरे को दिया हुआ है, तो यहां से मैं उसकी इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी जो है वो भी मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। तो कुल मिला के अगर आपको सिस्टम की दो इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज पता है, तो उस स्टेट पे आप सिस्टम की बाकी सारी प्रॉपर्टी को कैलकुलेट कर सकते हो। कब कैलकुलेट कर पाओगे आप सिस्टम की बाकी प्रॉपर्टी को? दो इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी मेरे को मालूम हो। इज दैट क्लियर? चलो जी, अब कितने लोगों को स्टीम टेबल देखना नहीं आता है? अच्छा, तुमको भी नहीं आता है? बेटा स्टीम टेबल को देखने के लिए आंख की आवश्यकता होती है, और कुछ नहीं चाहिए होता है। स्टीम टेबल देखने के लिए कोई अलग से पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। स्टीम टेबल देखने के लिए बस दो आंख होनी चाहिए, आंख कमजोर है तो चश्मे की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा और कोई उसमें विज्ञान नहीं छुपा हुआ है। समस्या यह है कि मेरे को पहले यह पता होना चाहिए कि ये स्टीम टेबल है, इसका यूज क्या है। अगर मेरे को यह मालूम चल जाए कि ये टेबल किस काम के लिए आती है, तो फिर मेरे को स्टीम टेबल देखने के लिए कोई PhD करने की जरूरत नहीं है, मैं अपने काम की चीज वहां से निकाल लूंगा। मैं कई बार देखता हूँ बच्चे लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हुए स्टीम टेबल के पन्ने पलटते ऐसे रहते हैं, ऐसा लगता है कि किसी पन्ने में उनको आंसर लिखा हुआ मिल जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट इज अ स्टीम टेबल और प्रॉपर्टी टेबल। क्या होता है स्टीम टेबल या प्रॉपर्टी टेबल? स्टीम टेबल और प्रॉपर्टी टेबल, property tables are used to determine properties of the pure substance at any point। देखो अगर आइडियल गैस है, तो मेरे पास आइडियल गैस इक्वेशन है, कल जो हमने इक्वेशन ऑफ स्टेट्स पढ़े थे। तो आइडियल गैस को प्रॉपर्टी निकालने के लिए मैं उन इक्वेशन का इस्तेमाल कर सकता हूं और मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। लेकिन अगर आइडियल गैस नहीं है, लिक्विड और वाटर का मिक्सचर है, तो उसकी प्रॉपर्टी मैं कैसे निकालूंगा? उसकी प्रॉपर्टी में आइडियल गैस इक्वेशन को इस्तेमाल करके नहीं निकाल सकता, ये अपन कल की क्लास में डिस्कस किए थे। तो उसकी प्रॉपर्टी निकालने के लिए हम यूज करते हैं स्टीम टेबल का, करेक्ट है। तो स्टीम टेबल एक डिवाइस है जो आपको सिस्टम की प्रॉपर्टी बताएगी। स्टीम टेबल एक डिवाइस है जो आपको सिस्टम की प्रॉपर्टी बताएगी। तो अब स्टीम टेबल सामने रख के मैं उसको बोलूंगा ये प्रॉपर्टी बता, प्रॉपर्टी बता, प्रॉपर्टी बता, तो ऐसे वो प्रॉपर्टी बताएगी क्या मेरे को? क्यों नहीं बताएगी भाई? स्टीम टेबल है, उसका काम है प्रॉपर्टी बताना।
स्टीम टेबल है, उसका काम ही है प्रॉपर्टी बताना, तो क्यों नहीं बताएगी मेरे को प्रॉपर्टी? बेटा किसी भी मशीन से अगर कुछ आउटपुट चाहिए तो उसमें कुछ इनपुट डालना पड़ेगा, करेक्ट है? तो यदि आप चाहते हो कि स्टीम टेबल आपको प्रॉपर्टी बताए, तो स्टीम टेबल हाथ में लेने से पहले आपके हाथ में कुछ इनपुट होने चाहिए, तभी स्टीम टेबल आपको कुछ भी परिणाम दे पाएगा। जब तक आप उसको इनपुट नहीं दोगे वो आपको आउटपुट कैसे देगा? करेक्ट है? तो स्टीम टेबल के लिए इनपुट क्या होना चाहिए? स्टीम टेबल इज यूज्ड टू फाइंड आउट द प्रॉपर्टी, तो इसके लिए इनपुट क्या होना चाहिए? प्रेशर टेम्परेचर नहीं, इसके लिए इनपुट होना चाहिए टू इंडिपेंडेंट इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, टू इंडिपेंडेंट इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। क्योंकि बच्चों स्टीम टेबल में जितनी प्रॉपर्टीज दी रहती है, क्या क्या प्रॉपर्टी स्टीम टेबल में मेरे को गिवन रहती है? प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम कौन सा? स्पेसिफिक। एंट्रोपी कौन सा? स्पेसिफिक। एंथैल्पी कौन सा? स्पेसिफिक। कई स्टीम टेबल में इंटरनल एनर्जी का टेबल दिया होता है और कहीं नहीं दिया होता है, तो वहां पे अपन रिलेशन यूज करेंगे, उस रिलेशन से अपन कैलकुलेट करेंगे। तो स्टीम टेबल में जितनी भी प्रॉपर्टीज मेरे को दी होती है वो सारी प्रॉपर्टीज होती है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। क्लियर? तो आपका पहला काम क्या है? अगर आपको स्टीम टेबल यूज करना है तो पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, करेक्ट है? पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, वो क्वेश्चन को पढ़ के पहले सिस्टम की दो इंडिपेंडेंट इंटेंसिव प्रॉपर्टी आपको फाइंड आउट करनी है, उसके बाद ही जाके आप स्टीम टेबल को यूज कर सकते हो। उससे पहले स्टीम टेबल के पन्ने पलटने से आपको स्टीम टेबल कोई जवाब देने वाला नहीं है, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्टीम टेबल हाथ में उठाने से पहले, अगर आपको स्टीम टेबल को यूज करने की जरूरत है, तो उससे पहले आपके हाथ में दो इंडिपेंडेंट इंटेंसिव प्रॉपर्टी होनी चाहिए। जब ये प्रॉपर्टी आपको मिल जाती है तो फिर बाकी सारी प्रॉपर्टीज आप स्टीम टेबल को यूज करके फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन जब तक मेरे हाथ में दो इंडिपेंडेंट इंटेंसिव प्रॉपर्टीज नहीं है, तब तक स्टीम टेबल को हाथ में लेने से कोई फायदा मेरे को मिलने वाला नहीं है। दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीबॉडी? चलिए, स्टीम टेबल में बेसिकली, चलो उसमें बाद में आएंगे, पहले थोड़ा सा अपन थ्योरी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। Here I am drawing the temperature versus entropy diagram. मैंने क्या किया है? कांस्टेंट प्रेशर पे, कांस्टेंट प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए वाटर को हीट किया, लिक्विड वाटर को। तो क्या होगा उस वाटर के साथ में? प्रेशर मैंने कांस्टेंट रखा है, वॉल्यूम तो यहां पे दिख नहीं रहा है। एंट्रोपी बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, हीट कर रहा हूं तो टेम्परेचर और एंट्रोपी, जब भी किसी चीज को आप हीट दोगे उसका एंट्रोपी 100% इंक्रीज होगा। टेम्परेचर इंक्रीज होगा या नहीं होगा ये जरूरी नहीं है, लेकिन अगर किसी बॉडी को आप हीट कर रहे हो तो उसका एंट्रोपी नेसेसरली इंक्रीज होगा। तो मैंने वाटर को हीट किया तो पहले इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर को मैंने कांस्टेंट रखा है, ये कांस्टेंट प्रेशर की लाइन है। अब टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते पहुंचेगा अपने सैचुरेशन टेम्परेचर पे। सैचुरेशन टेम्परेचर वो होता है जहां पर की फेज चेंज होना शुरू होता है, और जब फेज चेंज होना शुरू होगा तो टेम्परेचर बढ़ना बंद हो जाएगा, लेकिन एंट्रोपी बढ़ती रहेगी। फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब पूरा लिक्विड जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब ऐसा होगा तो वापस उसके बाद टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू होगा, करेक्ट? तो ऐसे ही हम अलग अलग प्रेशर्स पे लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ऐसे ही हम अलग अलग प्रेशर्स पे लाइन ड्रॉ कर रहे हैं।
अब देखो ये जो पॉइंट्स हैं, यहां पे जो स्टेट है वो है सैचुरेटेड लिक्विड। अब अगर इन सारे पॉइंट्स को, ये सारे पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर दें, सैचुरेटेड लिक्विड के सारे पॉइंट्स को और सैचुरेटेड वेपर के सारे पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर दें, तो हमें एक डोम मिलता है, इसको हम कहते हैं वेपर डोम। दिस इज नोन एज वेपर डोम। चलो ये प्रेशर जो है लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, पी एटीएम, P1 इज इक्वल्स टू से 1 एटीएम। P1 जो है वो 1 एटीएम प्रेशर है, P2 2 एटीएम प्रेशर है, और P3 से 3 एटीएम प्रेशर है। बच्चों, और ये पी एटीएम के करस्पॉन्डिंग ये जो टेम्परेचर है, ये जो टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर को हम कहते हैं टी सैट। 1 एटीएम के करस्पॉन्डिंग दैट इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। दिस इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। चलो अब इस कर्व को देख करके आप क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो। सैचुरेशन टेम्परेचर क्या होता है? कैन यू डिफाइन सैचुरेशन टेम्परेचर फ्रॉम दिस डायग्राम? कैन यू डिफाइन सैचुरेशन टेम्परेचर फ्रॉम दिस डायग्राम? चलिए लिख लेते हैं अपन डेफिनेशन। इफ liquid is heated at constant pressure, if the liquid is heated at constant pressure, the temperature at which phase change begins is known as saturation temperature। क्या ये डेफिनेशन कंप्लीट है? सैचुरेशन टेम्परेचर करस्पॉन्डिंग टू what? Corresponding to that constant pressure, corresponding to that constant pressure। अगर आप लिक्विड वाटर को हीट करना शुरू कर रहे हो और क्या कर रहे हो, आप प्रेशर को कांस्टेंट रख रहे हो। जैसे मान लो यहां पे प्रेशर जो है वो 180 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब मैं यहां पे अगर वाटर को हीट करना चालू करूंगा, प्रेशर कांस्टेंट है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब जब मैं इसको हीट करना चालू करूंगा तो क्या होगा, जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये पहुंचेगा तब जाके ये लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होना शुरू होगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? चलिए, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है? दैट इज द सैचुरेशन टेम्परेचर करस्पॉन्डिंग टू 1 atmospheric pressure. Is that clear? So when you are increasing the pressure, what is the effect on saturation temperature? अगर आप प्रेशर को बढ़ा रहे हो तो सैचुरेशन टेम्परेचर पर क्या असर पड़ रहा है? डायग्राम से क्लियर है। ये लाइन जो थी वो 1 एटीएम की थी,
इसका सैचुरेशन टेम्परेचर मेरे को मिला 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 2 एटीएम के लिए अगर आप देखो तो क्या हो जा रहा है, 2 एटीएम 200 नहीं हो रहा है, जो भी हो रहा है मेरे को पता नहीं, वो स्टीम टेबल से देखना पड़ेगा। जो भी हो रहा है वो 100 से ज्यादा हो रहा है, जो भी हो रहा है वो 100 से ज्यादा हो रहा है। 3 एटीएम पे जा रहा हूं तो मेरा टेम्परेचर जो है वो और ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। तो इसीलिए जब आप हिल स्टेशन पे जाते हो, या आप लोगों ने देखा होगा वो सियाचिन ग्लेशियर का कभी वीडियो आता है, तो वहां पे जो सैनिक रहते हैं वो चाय बनाते हैं और घट से पी जाते हैं। आप कहोगे ऐसे ठंडी रहती चाय, बहुत जल्दी ठंडी हो जाएगी, लेकिन तब भी उनका जब बनाते होंगे उस समय तो चाय गर्म रहती होगी ना। तो मुंह और जलेगा भाई। वहां पे जब आप हाइट्स पे जा रहे हो तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो आपका घट रहा है। करेक्ट है। वहां पे जब आप जाके चाय बना रहे हो, जब पानी को बॉईल कर रहे हो, तो वहां पे पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉईल नहीं होगा, उससे पहले ही बॉईल होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे आप हाइट पे जा रहे हो, जैसे जैसे आप हाइट पे जा रहे हो, वैसे वैसे आपका प्रेशर जो है वो रिड्यूस हो रहा है। तो जब आप हिल पे जा रहे हो तो वहां प्रेशर कम होने के कारण जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे आ गया। तो वहां पे जो चाय बॉयल हो रही है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल नहीं हो रही, वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर पे ही बॉयल हो जाएगी। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? तो जैसे जैसे आप प्रेशर को इंक्रीज करोगे, वो टेम्परेचर जिसपे वेपोराइजेशन शुरू होगा वो टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा। क्लियर हुआ ये पॉइंट? चलिए, तो यहां से इस डायग्राम से जो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन अपन निकालते हैं, फर्स्ट, as the pressure increases saturation temperature क्या हो रहा है? saturation temperature increases। दूसरा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, कि बच्चों देखो ये जो लाइन है से पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक की जो लाइन है, यहां पे फेज चेंज हो रहा है, इस दौरान फेज चेंज हो रहा है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो, ये जो फेज चेंज वाला ड्यूरेशन है ये शॉर्ट होता जा रहा है। करेक्ट है? तो इसको अपन अगर हिंदी भाषा में लिखें तो अपन इसको ये लिख सकते हैं कि एज द प्रेशर इंक्रीजेस लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन decreases। latent heat of vaporization, what is the latent heat of vaporization? Latent heat of vaporization, HFG, is the amount of heat required to convert 1 kg of saturated liquid in 1 kg of saturated vapor। यानी कि ये पॉइंट 1 से लेके, देखो पॉइंट 1 पे इसका स्टेट क्या हो गया, देखो चलो यहां पे पहले अपन स्टेट समझ लेते हैं। 1 2 3 4 एंड 5। नॉर्मली हम जो वाटर की बात कर रहे हैं तो उसको हम 5 स्टेट में कंसीडर कर सकते हैं। स्टेट 1 क्या स्टेट है वाटर का? लिक्विड। इसको हम कहते हैं सब कूल्ड लिक्विड।
सब कूल लिक्विड, देखो मेरी बात सुनो, देखो अगर मैं इसका टेम्परेचर बढ़ाते भी जाऊं, अभी यहां से T1 से अगर मैं इसका टेम्परेचर बढ़ाते भी जाऊं तो ये लिक्विड स्टेट पे रहेगा कि नहीं? जब तक ये टेम्परेचर T2, मान लो ये 1 atm प्रेशर है, तो ये टेम्परेचर जो होगा वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो इसका मतलब ये था कि बच्चों 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये लिक्विड में रह सकता था, लेकिन अभी इसका टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है। जब तक ये अपने सैचुरेशन टेम्परेचर तक नहीं पहुंचेगा तब तक ये लिक्विड स्टेट में रहेगा। क्लियर हुआ ये पॉइंट? तो ये स्टेट 1 को हम कहते हैं सबकूल्ड लिक्विड। स्टेट 2, स्टेट 2 इज नोन एज सैचुरेटेड लिक्विड। What is the meaning of saturated liquid? Any further heat given to the liquid will cause the vaporization. अगर आप थोड़ा सा भी इसको हीट और सप्लाई करोगे तो अब वेपोराइजेशन जो है वो शुरू हो जाएगा। तो ये हुआ सैचुरेटेड लिक्विड। स्टेट 3, इसको हम कहते हैं क्या? वेट स्टीम। वेट स्टीम। स्टेट 3 पे मेरे को क्या मिल रहा है? यहां पे मेरे को लिक्विड भी मिल रहा है और वेपर भी मिल रहा है, तो इट इज नोन एज द वेट स्टीम। तो इसको हम कहते हैं वेट स्टीम। क्लियर हुआ ये पॉइंट? पॉइंट नंबर 4 इज नोन एज सैचुरेटेड वेपर एंड पॉइंट 5 इज नोन एज सुपरहीटेड वेपर। व्हाई इट इज सुपरहीटेड वेपर? 4 पे तो ये वेपर में बन गया था, 5 पे जाने के लिए वेपर से ज्यादा टेम्परेचर पे मैं ले जा चुका हूं, सैचुरेटेड वेपर से ज्यादा ले जा चुका हूं, तो इसको हम कहेंगे सुपर हीटेड वेपर। तो दीज आर द 5 टाइप ऑफ स्टेट ऑफ वाटर दैट आई कैन अचीव, और जिसको मेरे को आगे डील करना है। क्या बोल रहा हूं? 4 पॉइंट है, सैचुरेटेड वेपर या ड्राई सैचुरेटेड वेपर? हाँ, एक ही चीज है वो, ड्राई सैचुरेटेड वेपर या सैचुरेटेड वेपर। चलिए, तो अब अगर आप देखो तो जैसे जैसे आप प्रेशर को बढ़ा रहे हो, जैसे जैसे आप प्रेशर को बढ़ा रहे हो, आपको जो हीट सप्लाई करना पड़ रहा है सैचुरेटेड लिक्विड को सैचुरेटेड वेपर में कन्वर्ट करने के लिए, वो क्या हो रहा है? जैसे जैसे आप हीट सप्लाई कर प्रेशर को बढ़ा रहे हो, जो हीट मेरे को सप्लाई करनी है वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, वो हीट कम होती जा रही है। यानी कि क्या हो रहा है? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो है वो डिक्रीज होता जा रहा है। ये प्रेशर है पीसी, जो कि इसके डोम से होकर निकलता है। When the pressure is critical pressure or above the critical pressure, liquid directly converts in vapor। यदि आप प्रेशर को पीसी प्रेशर तक बढ़ा के ले जा रहे हो तो लेटेंट हीट जो है वो आपका जीरो हो जा रहा है। करेक्ट है? देखो यहाँ पे लेटेंट हीट जो है वो आपका जीरो हो गया, डायरेक्टली लिक्विड जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा एक पॉइंट के बाद। क्लियर हुआ ये पॉइंट? चलिए जी, अब सिस्टम के स्टेट को डिफाइन करने के लिए, मेरे पास में क्या होनी चाहिए? दो इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी होनी चाहिए, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होनी चाहिए। करेक्ट है? चलिए,
ये 1 atm की लाइन है, तो दिस टेम्परेचर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड, करेक्ट। दो प्रॉपर्टी आपको चाहिए सिस्टम के स्टेट को डिफाइन करने के लिए। चलिए जी, मैं दे देता हूं आपको दो प्रॉपर्टी। प्रेशर 1 atm एंड टेम्परेचर 150 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या आप इस ग्राफ पे पॉइंट को लोकेट कर सकते हो? हाँ ना, जल्दी बोलो यार, यस नो। भैया ये 1 atm की लाइन है, और क्या टेम्परेचर आपको बोला है? 150 डिग्री। तो यहां से 150 डिग्री की लाइन ड्रॉ करो, यहां से 150 डिग्री की लाइन ड्रॉ करो, जहां पे ये इंटरसेक्ट किया, मेरे को मेरा स्टेट मिल गया। हो गया काम? हो गया काम, यस नो? चलिए जी, अभी देखते हैं। प्रेशर 1 atm एंड टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड। मिल जाएगा पॉइंट? यस सर, यस सर। बता बेटा कहां है पॉइंट, कहां है पॉइंट? ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड की लाइन है और ये 1 atm की लाइन है, ये कहां है मेरा पॉइंट? वेयर इज द पॉइंट? 100 डिग्री सेंटीग्रेड बच्चा। देखो ये 1 atm की लाइन है, सफेद, करेक्ट है। और अब मैं ड्रॉ कर देता हूं पीले रंग की एक 100 डिग्री सेंटीग्रेड की लाइन। वेयर इज द पॉइंट? पहले 1 atm था और 150 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो ये पॉइंट मेरे को मिल गया था। ये लाइन सफेद वाली 1 atm की थी, सफेद वाली लाइन 1 atm की थी, करेक्ट है। और ये लाइन 150 डिग्री की थी, दोनों यहां पे इंटरसेक्ट कर लिए, मेरे को मिल गया पॉइंट, राइट। सेकंड कंडीशन में कहां है मेरा पॉइंट? कहां है मेरा पॉइंट? कहां है? क्या हो गया सेकंड कंडीशन में? बहुत सारा पॉइंट मिल गया, ऐसा क्यों हो गया बहुत सारा? क्या सुपर हिटेड रीजन में नहीं है? नहीं है, वो तो ठीक बात है, सुपर हिटेड रीजन में नहीं है। अभी क्या हो गया? अभी मेरे को पॉइंट क्यों नहीं मिला? दो प्रॉपर्टी तो मैं आपको दिया था, तो क्या हो गया? दो प्रॉपर्टी तो मैं अभी भी आपको दिया हूं। मैं शुरुआत में आपको बोला था कि दो इंडिपेंडेंट इंटेंसिव प्रॉपर्टी अगर मैं आपको दे देता हूं तो आपका काम हो जाएगा, तो मैंने दी है दो प्रॉपर्टी। दो प्रॉपर्टी मैंने आपको दी है, तो काम क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये प्रेशर और टेम्परेचर लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही थी, इसलिए काम नहीं हुआ ना। तो इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर रही थी? ये फालतू का सिंपल सा कॉन्सेप्ट में सिंपल से जाया करो, ज्यादा दाएं बाएं मत जाया करो। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो क्या है, इसको हिंदी में कैसे समझाएं बच्चों? वेपर डोम के अंदर, वेपर डोम के अंदर, पॉइंट नंबर 4, इनसाइड द वेपर डोम, इनसाइड द वेपर डोम, pressure and temperature are dependent properties। अगर वेपर डोम के अंदर है बच्चों, अगर वेपर डोम के अंदर है तो ये प्रेशर और टेम्परेचर जो है वो डिपेंडेंट प्रॉपर्टी बन जा रहा है। अगर मेरे को ये मालूम है कि वेपर डोम के अंदर है और टेम्परेचर मेरे को 1 atm पता है, तो सॉरी प्रेशर मेरे को 1 atm पता है, तो टेम्परेचर तो मेरे को ऑलरेडी दिया हुआ है। टेम्परेचर वुड बी इक्वल टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर आप वेपर डोम के अंदर हो और प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक है तो टेम्परेचर कितना होगा? प्रेशर टेम्परेचर जो है वो सैचुरेशन टेम्परेचर के बराबर ही होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इनसाइड द वेपर डोम अगर मेरे को प्रेशर और टेम्परेचर दिया हुआ है तो मेरे को दो प्रॉपर्टी नहीं दी है, क्योंकि इनसाइड द वेपर डोम, अगर मैं वेपर डोम के अंदर हूं, है ना, मेरे को बोला है कि वेट स्टीम है, करेक्ट। अगर वेट स्टीम है और टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है तो प्रेशर कितना होगा? प्रेशर 100 डिग्री सेंटीग्रेड के करस्पॉन्डिंग सैचुरेशन प्रेशर होगा।
आर यू गेटिंग द पॉइंट? बात समझ में आ रही है बच्चों? क्या प्रेशर और टेम्परेचर हमेशा डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है? बाहर हमने देखा कि मेरे को 1 एटीएम और 150 डिग्री सेंटीग्रेड दिया था, मेरा पॉइंट मेरे को मिल गया था। यानी कि वेपर डोम के बाहर तो ये इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी है, लेकिन वेपर डोम के अंदर इट इज डिपेंडेंट प्रॉपर्टी। क्लियर हुआ ये बात? चलिए, तो वेपर डोम के अंदर तो प्रेशर और टेम्परेचर देने से मेरा काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि वो तो डिपेंडेंट प्रॉपर्टी बन जा रही है। तो वेपर डोम के अंदर मैं प्रॉपर्टी कैसे कैलकुलेट करूंगा? तो फिर हम यहां पे डिफाइन करते हैं another term which is known as dryness fraction. Dryness fraction x. It is defined as mass of vapor divided by mass of vapor plus mass of liquid. It is only defined inside the vapor dome, है ना? Outside the vapor dome x का कोई significance नहीं है. Define inside the vapor dome. What is the minimum value of x? ये पॉइंट पे आप चले जाओ, तो कितना यहाँ पे वेपर है? यहाँ तो बस लिक्विड था ना, अभी ये वेपर में कन्वर्ट होने वाला था। तो x की जो वैल्यू है, x की जो वैल्यू है लाइज बिटवीन 0 to 1, लाइज बिटवीन 0 to 1। कुछ किताब में आप लोग देखते हो कि वो x का वैल्यू 1.1312 निकाल देते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। x की वैल्यू अगर 1 से ज्यादा आ रही है, इसका मतलब कि आपका जो सब्सटेंस है वो सुपर हीटेड रीजन में जा चुका है, वो सुपर हीटेड रीजन में जा चुका है। क्लियर हुआ ये पॉइंट? चलिए, अब x से मैं कैसे प्रॉपर्टी कैलकुलेट करूंगा? इसके लिए मेरे पास रिलेशन है, से एनी प्रॉपर्टी y is equals to yf plus x time yfg। yf is the property y at saturated liquid line and yfg is equals to yg minus yf। yg is property at saturated vapor। अब ये y की जगह पे कौन कौन से टर्म आ सकते हैं? y की जगह पे आप कौन कौन सी प्रॉपर्टी को रख सकते हो? स्पेसिफिक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को आप यहां पे रख सकते हो। स्पेसिफिक, कोई भी एक स्पेसिफिक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, कौन कौन सी है स्पेसिफिक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी? स्पेसिफिक वॉल्यूम को आप y की जगह पे रख सकते हो, इंटरनल एनर्जी U को आप y की जगह पे रख सकते हो, एंथैल्पी H को आप y की जगह पे रख सकते हो, और एंट्रोपी S को आप y की जगह पे रख सकते हो। क्लियर? तो यहां से अब अगर मान लो मेरे को वेपर डोम के अंदर एंट्रोपी निकालनी है, तो मेरे पास क्या फॉर्मूला बन जाता है? SF प्लस एक्स टाइम SFG
करेक्ट। अब इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए मेरे पास क्या इनपुट होना चाहिए? एक तो मेरे पास x की वैल्यू होनी चाहिए। इज दैट सफिशिएंट? उसके अलावा मेरे पास प्रेशर और टेम्परेचर में से कोई एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? चलो फटाफट इसको सॉल्व करो। से x इक्वल टू 0.5, x इक्वल टू 0.5 एंड प्रेशर इज 10 बार। प्रेशर इज 10 बार। फाइंड आउट एंट्रोपी। निकालो स्टीम टेबल। चलो मिल गया। क्या हुआ बच्चों? बन गया? यस नो? क्या करूंगा मैं सबसे पहले? टेम्परेचर नहीं, मेरे को प्रेशर दिया हुआ है और ड्राइनेस फ्रैक्शन 0.5 दिया है। व्हाट इज द फर्स्ट थिंग? दो प्रॉपर्टी मेरे हाथ में आ गई है, ड्राइनेस फ्रैक्शन और प्रेशर। करेक्ट है। नाउ ओपन द स्टीम टेबल और 10 बार की टेबल पे जाओ। देखो दो टेबल आपको मिलेगी, एक सैचुरेटेड वेपर की मिलेगी और एक सुपर हीटेड की मिलेगी। तो x अगर 0.5 है तो ये वेट स्टीम है, यानी कि सैचुरेटेड वेपर में आप जाओगे। करेक्ट है। सैचुरेटेड वेपर की टेबल में जाओ, फटाफट देखो यार। आ गया। 10 बार पे जाओगे, 10 बार पे आपको स्टीम टेबल से क्या मिल जाएगा? SF मिल जाएगा और मोस्ट प्रॉब्ली आपको SFG भी मिल जाएगा। लेकिन हो सकता है गेट के में जब क्वेश्चन आए तो वहां पे आपको SFG ना दिया हो, तो आप क्या करोगे? SG दिया होगा तो SG माइनस SF कर लेना। इज दैट क्लियर? चलिए, तो अगर मेरा जो सब्सटेंस है वो वेपर डोम के अंदर है तो मेरे को ड्राइनेस फ्रैक्शन कैलकुलेट करना पड़ेगा प्रॉपर्टी को फाइंड आउट करने के लिए। दिस पॉइंट इज क्लियर एवरीबॉडी? चलिए, टेन बार पे क्या आया था SF और SG? 10 बार पे SF और SG बताओ मेरे को। 2.138 और SG 4 पॉइंट नहीं, ज्यादा होगा यार। SFG नहीं, SG पूछ रहा हूं मैं। SG पूछ रहा हूं, SG 6.58। चलो राइट डाउन। डिटरमाइन the state of water when
pressure is 10 bar and entropy in kilojoule per kg Kelvin is A1 7.98, second 5.27, third 1.67। आपको सिर्फ ये स्टेट बताना है कि स्टेट क्या है, सबकूल्ड है, सैचुरेटेड है, सुपर हीटेड है। बता दो फटाफट अभी। अगर एंट्रोपी 7.98 है तो स्टेट क्या होगा? कैसे मालूम सुपर हीटेड? ये डायग्राम से मालूम, ये डायग्राम से मालूम। करेक्ट है। देखो यहां पे एंट्रोपी जो है, सुनो इधर देखो, यहां पे जो एंट्रोपी है वो Sg है और यहां पे जो एंट्रोपी है वो आपका Sf है। तो पहले जो आपको एंट्रोपी दिया हुआ है, फर्स्ट केस में जो आपको एंट्रोपी दिया हुआ है 7.98 और 10 बार के करस्पॉन्डिंग जो Sg था वो 6.5 था। करेक्ट है। तो आपका जो एंट्रोपी है, आपका जो एंट्रोपी आ रहा है वो Sg से ज्यादा आ रहा है, यानी कि व्हाट इज द स्टेट? स्टेट वुड बी सुपर हीटेड। सेकेंड कंडीशन में मेरे को एंट्रोपी मिल रही है 5.27, क्या होगा? Sf से ज्यादा है और Sg से कम है, यानी कि वेट स्टीम है 1.67, S से Sg से Sf से कम है, तो इसका मतलब ये सबकूल्ड लिक्विड होगा। इज दैट क्लियर? चलिए if y is greater than yg, state would be superheated, and if it is less than yf, it would be subcooled. It would be subcooled, and Y stands for specific volume, internal energy, enthalpy and entropy. करेक्ट है। चलिए चलिए राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 1। A rigid vessel of volume
0.86 meter cube contains 1 kg of steam at a pressure of 2 bar determine specific volume, temperature, dryness fraction, internal energy, enthalpy, and entropy of steam. एंथैल्पी एंड एंट्रोपी ऑफ स्टीम. चलिए एक फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे. कई स्टीम टेबल में या गेट में आपको इंटरनल एनर्जी का टेबल नहीं दिया होता है. तो इंटरनल एनर्जी को निकालने के लिए आप फॉर्मूला यूज करेंगे U इज इक्वल्स टू H माइनस PV. आप लोग भी ये फॉर्मूले से ही कैलकुलेट करेंगे इंटरनल एनर्जी को. अगर आपको स्टीम टेबल में दिया हुआ है तब भी यूज मत करो, क्योंकि गेट में इंटरनल एनर्जी का टेबल आपको प्रोवाइडेड नहीं रहेगा. ये फॉर्मूला यूज करके आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा. चलिए क्वेश्चन नंबर 2. The steam is heated to raise its temperature to 150 degrees centigrade. Determine the pressure and increase in enthalpy and internal energy. Increase in enthalpy and internal energy. Question number 2. A vessel of volume 0.04 meter cube contains a mixture of saturated water and steam. At a temperature of 250 degree centigrade. The mass of liquid present is 9 kg. Find the pressure, specific volume, enthalpy and entropy.
एंट्रोपी. So let's try to solve the problem. चलिए जी, हो गया. क्वेश्चन नंबर 1 हुआ. और रिजिड वेसल ऑफ इतना दिया है, इतना दिया है, तो मेरे को प्रॉपर्टी निकालनी है. और प्रॉपर्टी निकालने से पहले मेरे हाथ में दो इंडिपेंडेंट इंटेंसिव प्रॉपर्टी होनी चाहिए. तो क्या है दो इंडिपेंडेंट इंटेंसिव प्रॉपर्टी? ठीक है, एक प्रॉपर्टी मेरे को मिल गई प्रेशर 2 बार. दूसरी प्रॉपर्टी हाँ जी, वॉल्यूम ये 0.86, इससे काम होगा? मीटर क्यूब पर केजी लेना पड़ेगा आपको. 1 केजी मास दिया हुआ है. दो इंटेंसिव प्रॉपर्टी चाहिए मेरे को. 0.86 से काम नहीं होगा, लेकिन 0.86 मीटर क्यूब पर केजी से काम हो जाएगा. आर यू गेटिंग द पॉइंट? चलिए, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? क्या क्या क्या? डिवाइडेड बाय 2 होता. डिवाइडेड बाय 2 होता. चलिए, अब क्या करोगे आप? 2 बार की टेबल पे जाओ. करेक्ट है. वहां पे देखो वीएफ कितना है और वीजी कितना है. ये वॉल्यूम वीएफ छोड़ दो, वीएफ से ज्यादा है. वीएफ से ज्यादा है. वीजी कितना है? 885. और आपका वी कितना आ रहा है? यानी कि आपका जो वी है दैट इज दिस इज ग्रेटर देन वीएफ बट लेस देन वीजी. राइट? इट मींस इट इज वेट स्टीम. वेट स्टीम है तो अब मेरे को एक्स निकालना है. तो एक्स में कैसे निकालूंगा? एक्स के लिए मेरे पास है वी. वी मेरे को मालूम है वीएफ प्लस एक्स टाइम्स वीएफ जी. तो यहां से आ गया एक्स 9. जल्दी बोलो. 0.97. हाँ, 0.97 आ रहा है एक्स. 0.97 एक्स आ गया आपका. करेक्ट है बच्चों. अभी एक्स आ गया तो बाकी सारी प्रॉपर्टी. अच्छा, टेम्परेचर कैसे निकालोगे? टेम्परेचर कैसे निकालोगे? वेट स्टीम है, यानी कि जो टेम्परेचर होगा वो सैचुरेशन टेम्परेचर के बराबर होगा. तो 2 बार के करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर देख लो. तो टेम्परेचर मालूम चल गया 120 डिग्री सेंटीग्रेड. क्लियर है बच्चों? चलिए, तो x आपको मिल गया है. तो अब क्या क्या निकालना है मेरे को? h आप डायरेक्टली स्टीम टेबल से निकाल लोगे. HF प्लस एक्स टाइम HFG से. सिमिलरली आप एंट्रोपी भी निकाल लोगे. उसमें कोई दिक्कत, कोई समस्या किसी को? एनी डाउट, एनी डिफिकल्टी टू एनीबॉडी? चलिए, अब आ गई बात इंटरनल एनर्जी की. तो इंटरनल एनर्जी को मैंने बोला था कि फॉर्मूले से कैलकुलेट करिएगा. क्या फॉर्मूला अपन यूज करेंगे? H माइनस पीवी. तो V आपको मालूम है, P आपको मालूम है, H आप कैलकुलेट कर चुके हो, तो U आप निकाल सकते हो. निकाले U आप. और स्टीम टेबल में चेक किए कितना आ रहा है? सेम आ रहा है. क्या बोल रहा हूं? नहीं दिया है. कुछ स्टीम टेबल में दिया रहता है. हाँ, कुछ स्टीम टेबल में दिया रहता है, नॉर्मली यू नहीं दिया रहता है. चलिए, अब क्या बोल रहा है कि जो मेरे पास टैंक था, देखो मेरे पास यहां पे अब जो हो रहा है वो दो स्टेट की बात हो रही है. पहला स्टेट था जब x जो था वो 0.97 था और प्रेशर जो था वो 2 बार था. करेक्ट है. अब मैं इसको हीट करना शुरू कर दे रहा हूं. तो जो टेम्परेचर हो जा रहा है स्टेट 2 पे, मेरे को मालूम है टेम्परेचर 150 डिग्री सेंटीग्रेड.
ठीक है बच्चों। तो भैया आप अब स्टेट 1 पे तो आपके पास 2 प्रॉपर्टी थी, लेकिन स्टेट 2 पे तो आपके पास एक ही प्रॉपर्टी है। तो स्टेट 2 पे आप कैसे प्रॉपर्टी निकालोगे? अरे सुपर हिटेड वुपर हिटेड सब बात की बात है। पहले मेरे हाथ में 2 इंडिपेंडेंट इंटेंसिव प्रॉपर्टी होनी चाहिए, उसके बाद ही कोई बात अपन कर सकते हैं। रिजिड वेसल है बच्चा, रिजिड वेसल है, इट मींस द वॉल्यूम विल रिमेन कांस्टेंट। तो दूसरा मेरे को मालूम चल गया वॉल्यूम, दैट इज जो पहले अपन दिया हुआ था 0.86 kg पर मीटर क्यूब। इज दैट क्लियर? अब 2 प्रॉपर्टी आपके पास में आ गई, 150 डिग्री सेंटीग्रेड और v इक्वल टू 0.86। क्या है अगला स्टेप? अब क्या करेंगे अपन? पहले 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाओ सैचुरेटेड स्टीम के टेबल में, और वहां से देखो आप vg कितना आ रहा है 150 के करस्पॉन्डिंग। हाँ, vg नहीं बेटा, प्रेशर वैसे नहीं निकलेगा। पहले प्रेशर कैसे निकाल लिए तुम? पहले 150 के करस्पॉन्डिंग तुम vg निकालो, 0.39 करेक्ट है। तो आपका जो v है, इधर देखो, नो टॉकिंग प्लीज, आपका जो v है इट इज ग्रेटर देन vg, करेक्ट है। तो स्टेट 1 पे आपको वेट स्टीम मिला था, स्टेट 1 पे आपको वेट स्टीम मिला था, vg इतना ही आ रहा है ना 150 के करस्पॉन्डिंग 0.39। अभी आपका जो v आ रहा है दैट इज ग्रेटर देन vg, मतलब क्या स्टेट है? जल्दी बोला करो यार, क्या स्टेट है? सुपर हीटेड। तो अब जाओ सुपर हीटेड स्टीम की टेबल में, जाओ सुपर हीटेड स्टीम की टेबल में। सुपर हीटेड स्टीम की टेबल में स्पेसिफिक वॉल्यूम की टेबल में जाओ, वॉल्यूम की टेबल भी मिलेगी, स्पेसिफिक वॉल्यूम की मिलेगी, एंथैल्पी की और एंट्रोपी की टेबल मिलेगी। स्टीम टेबल में देखता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। देखो ना तुम कैसे गड़बड़ कर रहे हो। 2 बार पे तुम्हारा वॉल्यूम आ रहा है 95, करेक्ट है, और 2.5 बार पे वॉल्यूम आ रहा है 0.76। 200 नहीं है रे भैया, 150 में 2.5 बार पे मेरा वॉल्यूम हो जा रहा है 0.76। इज दैट क्लियर? और 2 बार पे मेरा वॉल्यूम हो रहा था 959। इज इट क्लियर? तो मेरा जो वॉल्यूम है इन दोनों के बीच में आ रहा है, इसका मतलब जो मेरा प्रेशर होगा उसको इंटरपोलेट करके निकालना पड़ेगा मेरे को, बट इट वुड बी इन बिटवीन 2 टू 2.5। 5 बार कहां आ रहा है? हाँ, जो मेरा उसको इंटरपोलेट करके मैं निकाल सकता हूं। इंटरपोलेट करके क्या, देखो गेट में मेरे को इंटरपोलेशन का जरूरत नहीं पड़ेगा,
लेकिन स्टीम टेबल मेरे को देखते समझ में आना चाहिए ना कि मेरा 150 डिग्री सेंटीग्रेड 2 बार है तो वॉल्यूम 9.959 आ रहा है और 2.5 पे 0.764 आ रहा है. It means the pressure would lie between 2 bar and 2.5 bar. Yes, no? निकालो कितना आ रहा है प्रेशर, कैलकुलेट करो. प्रेशर निकालो, कैलकुलेट करो कितना आ रहा है एक्चुअल. क्या नहीं समझ में आया? 150 तेरा टेम्परेचर तेरे को मालूम है. 150 पे तेरा वॉल्यूम है 0.86. 0.86 कहां पे आ रहा है? हाँ, 2 और 2.5 के बीच में आएगा ना. टू पे 959 है और 2.5 पे 764 है, तो 86 जो है वो उसके बीच में आ रहा है. तो इंटरपोलेट करके निकालो उसको. कितना आ रहा है? 2.3, उसके आसपास आ रहा है. ठीक है. निकला बेटा कितना आ रहा है प्रेशर? 2.37 3 आ रहा है. 2.3 आ रहा है. राइट आंसर करेक्ट है. चलो, तो अब चलो, तो एट स्टेट 2 अपने को मालूम चल गया. क्या हुआ, कोई दिक्कत? ये क्या हो गया यार? चलिए, तो यहां पे अब मेरे पास में टेम्परेचर और वॉल्यूम दिया हुआ था. टेम्परेचर और वॉल्यूम दिया हुआ था. यहां से मैंने कैलकुलेट कर लिया प्रेशर. प्रेशर मेरा आ रहा है 2.3 बार. अब अपन बाकी प्रॉपर्टी जो है वो भी 150 डिग्री सेंटीग्रेड या 2.3 के करस्पॉन्डिंग निकाल सकते हैं. प्रेशर, अब वॉल्यूम निकल गया. अब अपन एंथैल्पी के टेबल पे आ जाते हैं. स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक एंथैल्पी. देखो, 150 डिग्री सेंटीग्रेड, 150 डिग्री सेंटीग्रेड और
2 बार पे एंथैल्पी है 2768, करेक्ट है। और 150 डिग्री सेंटीग्रेड और 2.5 बार पे एंथैल्पी है 2868, यस नो। तो फिर अपन इंटरपोलेट करके 2.3 के लिए निकाल सकते हैं, 2768 और 2868 के बीच में कुछ आएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आपका जो प्रेशर है वो 2.3 बार है, आपको दिया है 2 बार पे 150 डिग्री सेंटीग्रेड 2768 आ रहा है, और 2.5 बार और 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे एंथैल्पी जो है वो 2764 आ रही है। यानी कि मेरी जो एंथैल्पी आएगी वो 2768 और 2764 के बीच में कुछ होगा। दिस पॉइंट इज क्लियर एवरीबॉडी? बन जाएगा ये सवाल? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? बेटा कोई दिक्कत? स्टीम टेबल देखना नहीं आता है? आता है ना? हाँ। कोई स्टीम टेबल देखने के लिए अलग से पढ़ाई नहीं करनी है, स्टीम टेबल काहे के लिए यूज में आता है वो समझ में आएगा, तो सबको स्टीम टेबल देखना आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। A vessel of volume 0.4 meter cube contains a mixture of saturated water and saturated steam at a temperature of 250 degree centigrade. The mass of the liquid present is 9 kg. Find the, जो भी फाइंड करना है वो तो कर लेंगे अपन। दो प्रॉपर्टी मेरे को चाहिए। दो प्रॉपर्टी मेरे को चाहिए। क्या दी है क्वेश्चन में? दो इंटेंसिव प्रॉपर्टी दी है, बताओ कौन कौन सी दी है, मैं नोट कर लेता हूं। हाँ, टेम्परेचर मिल गया 250 डिग्री सेंटीग्रेड, और 0.04 डिवाइडेड बाई, बेटा हाँ मेरे पास अभी सिर्फ एक प्रॉपर्टी है जो मैं स्टीम टेबल में यूज कर सकता हूं, वो है 250 डिग्री सेंटीग्रेड। वॉल्यूम मेरे को दिया है 0.4 मीटर क्यूब। अगर मेरे को स्टीम टेबल में जाना है तो मेरे को चाहिए स्पेसिफिक वॉल्यूम, करेक्ट है? स्पेसिफिक वॉल्यूम होगा 0.04 डिवाइडेड बाय मास ऑफ वेपर प्लस मास ऑफ लिक्विड, करेक्ट है? बात समझ में आ रही है बच्चों? तो यहां पे मेरे को सिर्फ एक प्रॉपर्टी दी है, वो मेरे को ये दिया है मास ऑफ लिक्विड। मास ऑफ लिक्विड इक्वल टू 9 kg। तो अगर मैं स्पेसिफिक वॉल्यूम कैलकुलेट करना चाहता हूं तो मेरे को निकालना पड़ेगा मास ऑफ वेपर। लेट्स ट्राई टू फाइंड इट आउट। निकालो फटाफट। मास ऑफ वेपर निकाल लिया तो फिर आराम से एक लाइन का क्वेश्चन है, फटाफट बना लोगे। फटाफट सॉल्व करो। 0.058 एक्स मालूम चल गया, प्रेशर आपके पास में है। अब जो बाकी प्रॉपर्टी अपन निकाल सकते हैं, यस नो, क्लियर है ये? तो भैया स्टीम टेबल कोई चमत्कारी किताब नहीं है। स्टीम टेबल मेरे को क्या, काय के लिए यूज करता हूं मैं स्टीम टेबल? काय के लिए मैं स्टीम टेबल यूज करता हूं? स्टीम टेबल में सिर्फ जो काम मैं गैस के लिए आइडियल गैस इक्वेशन से कर ले रहा था, उस काम को करने के लिए प्योर सब्सटेंस के लिए मेरे को स्टीम टेबल या प्रॉपर्टी टेबल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यानी कि प्रॉपर्टी कैलकुलेट करने के लिए हम स्टीम टेबल का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर हुआ ये पॉइंट? स्टीम टेबल को हाथ में उठाना है तो दो इंडिपेंडेंट इंटेंसिव प्रॉपर्टी आपके पॉकेट में होनी चाहिए, उसके बाद आपको स्टीम टेबल आपका आंसर दे देगा। दिस पॉइंट इज क्लियर एवरीबॉडी? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? चलो ठीक है, फिर कल डिस्कस करते हैं।